नमस्कार दोस्तों, सुदीक्षा पीसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम हिंदी वर्णमाला का भाग 1 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए थे। आज उसी क्रम में हिंदी वर्णमाला का भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि लेखपाल परीक्षा के लिए और यूपी टेट सुपर टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पे अघोष और सघोष। अघोष वर्ण इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन नहीं होता, इसे अघोष कहते हैं। जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं उत्पन्न होता उसे अघोष कहते हैं, और प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष होता है। इसी तरह सघोष इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण एवं सभी स्वर सघोष होते हैं। अघोष और सघोष का यहाँ पे तालिका बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रथम और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। प्रथम और द्वितीय अघोष हो गए, तृतीय, चतुर्थ और पंचम सघोष हो गए। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। प्रथम और द्वितीय में क, ख आएगा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम में ग, घ, अंग आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क बताएं अघोष है या सघोष है, तो हम जानते हैं कि प्रथम और द्वितीय अघोष में आते हैं, तो क और ख जो है वो अघोष हो जाएगा। इसी क्रम में च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़ और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म और स, श, य, र, ल, व, ह। ये क्रम हम लोग को याद रखना है कि पहले और दूसरे ये अघोष होंगे, तीसरे, चौथे और पाँचवें मतलब तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये हम लोग के सघोष होंगे। फिर श्वास और प्राण की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण में इसमें फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, और इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और य, र, ल, व ये जो वर्ण होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, और प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा ये ऊष्म वर्ण जो तीनों श और है ये ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। तो अल्प और महाप्राण का स्थिति इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि क, ख और अंग प्रथम, तृतीय, पंचम अल्प प्राण हो गए, और ख और घ द्वितीय, चतुर्थ जो है वो महाप्राण हो गए। अगर शॉर्टकट ट्रिक से देखें तो फर्स्ट, थर्ड और 5 और सेकंड और फोर्थ, विषम और सम। विषम वाला जो है वो अल्प प्राण हो गया, और सम वाला जो है वो महाप्राण हो गया। तो इस क्रम में ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। फिर व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण का स्थान अगर देखें तो कंठ में व्यंजन कौन कौन से होंगे? क, ख, ग, घ, अंग। तालव्य में च, छ, ज, झ, य। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, अड़। दंत्य में त, थ, द, ध, न। और ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म। मतलब अगर हम प, फ, ब, भ को बोलते हैं तो ओट्स का हम लोग का यूज होता है। तथा द में दांतों का यूज होता है। इसी तरीके से कंठ, तालव्य और मूर्धन्य है, तो यहाँ से भी अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण को हम लोग समझ सकते हैं कि पहले जो दो हैं प्रथम और द्वितीय वो अघोष हो गए, और लास्ट के जो 3 हैं वो सघोष हो गए। और अल्प प्राण महाप्राण को देखें तो पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, फिर 5वां अल्प प्राण। इस तरीके से ये जो आपके सामने है इससे हम लोग इस चीज़ को बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये चीज़ हम लोग को याद रहती है तो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष ये सारी चीज़ें हम लोग की हो जाती हैं। फिर विराम चिन्ह पे आते हैं तो कांता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। जैसे अल्प विराम को इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। अर्ध विराम को ऐसे, पूर्ण विराम इस तरीके से, प्रश्न चिन्ह ऐसे, आश्चर्य चिन्ह को ऐसे, ठीक है। आश्चर्य चिन्ह को इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक। उसके बाद संयोजक चिन्ह ये हो गया, उपविराम या पूर्ण विराम ये है, विवरण चिन्ह इस तरीके से, लाघव ये हो गया, हंसपद ये, और समाप्ति सूचक इस तरीके से ये हो गया।
फिर स अगर देखें तो तालव्य व्यंजन है, संघर्षी है। छोटे वाले स की बात करें तो ये दंत व्यंजन है, ये भी संघर्षी है। और ये स जो है मूर्धन्य व्यंजन है, ये भी संघर्षी है। तो ये तीनों जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा स किस एरिया में पड़ेगा, मतलब तालव्य में आएगा कि दंत में आएगा या मूर्धन्य में आएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग की दूसरी सीरीज़ है। धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीज़ों को इसी तरह कवर करेंगे और 10 से 12 दिनों के अंदर हम लोग पूरा हिंदी कवर कर जाएंगे और ग्राम विकास भी कवर कर जाएंगे, करंट अफेयर भी इसी तरह होंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF आपको आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद।